बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। आज हम यूनिट नंबर 5 के टॉपिक नंबर 1 का फर्दर सब टॉपिक पढ़ेंगे एंड जो है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब फील्ड के नाम से तो हम वाकिफ हैं कि फील्ड का मीनिंग क्या है, कोई भी एरिया, कोई भी स्पेस। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब है वो हम देखना चाहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ज़मीन के इर्द गिर्द का वो इलाका, वो स्पेस, ठीक है, या वो रीजन, वो जगह जिसमें ज़मीन किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दिया जाता है। ठीक है, ज़मीन के इर्द गिर्द का वो इलाका कि जहाँ तक ज़मीन किसी बॉडी पे अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी और उसको अपनी तरफ खींचेगी, उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का। इस फिगर में उस फील्ड को लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रा किए हैं समझने के लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो उसको दिखाया गया फिगर में। अब ज़मीन किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ठीक है, और एक खास एरिया तक ज़मीन को जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करती रहती है। अगर तो कोई बॉडी बहुत दूर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी ज़मीन की वो भी क्या होगी कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी जैसे जैसे ज़मीन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और कोई बॉडी ज़मीन के जितने करीब होगी तो वो ज़मीन जो है वो बहुत आसानी के साथ, बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ उसको अपनी तरफ खींचेगी। नेक्स्ट टर्म है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। अब कॉन्टैक्ट, चूँकि ये आपका टॉपिक नहीं है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, लेकिन फिर भी हमें फील्ड फोर्स को पढ़ने से पहले कॉन्टैक्ट फोर्स का के आइडिया को क्लियर करना ज़रूरी है। तो नाम से ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो ऐसी फोर्सेस जिनको अमल करने के लिए, जिनको एक्ट करने के लिए बॉडीज़ का आपस में टच करना, एक दूसरे से मिलना ज़रूरी होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में वो तभी एक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने डोर को ओपन करना है तो आप अपने हाथ की मदद से उसके हैंडल को प्रेस करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे तो तभी डोर ओपन होगा। ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स होगी? कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी तरह आपने फैन ऑन करना है तो आप बटन को प्रेस करेंगे तो आपने फोर्स लगाई। एक्चुअली ऑफ करना है तो फिर दोबारा से बटन को प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब हमने फ्रिक्शनल फोर्सेस पढ़ी थी तो हमने कहा था कि फ्रिक्शनल फोर्स भी तभी एक्ट करेगी कि जब दो बॉडीज आपस में मिलेंगी। ठीक है, दो बॉडीज की सरफेसेस आपस में मिलेंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फील्ड फोर्स। ठीक है, फील्ड फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ऐसी फोर्सेस जिनको एक्ट करने के लिए दो बॉडीज का आपस में मिलना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, दो बॉडीज का आपस में टच करना ज़रूरी नहीं होता, उन फोर्सेस को हम नाम देते हैं फील्ड फोर्सेस का। अब इसको समझने के लिए आप अपने इर्द गिर्द पे गौर करें कि जिस तरह डिफरेंट प्लैनेट्स सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या सन का या अर्थ का कोई हाथ है या जैसे वो रस्सी फेंकते हैं और रस्सी फेंक के चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है तो वो उसके गिर्द घूमते हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है कि उसमें बॉडीज का ज़मीन के साथ टच करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि फील्ड फोर्स वो फोर्स है कि जिसमें दो बॉडीज का आपस में फोर्स के एक्ट करने के लिए दो बॉडीज का आपस में मिलना ज़रूरी नहीं होता। तो ऐसी फोर्स को फील्ड फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अब उसकी मिसाल मैंने आपको बताई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जिस तरह हम बाल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक
ठीक है। तो बॉल जैसे ऊपर जाती है तो उसकी आस्ता आस्ता स्पीड, उसकी जो वेलोसिटी वो कम हो रही होती है, और जब वो अपना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, तो वहाँ पे जाने के बाद थोड़ी देर के लिए यानी कुछ सेकंड्स के लिए वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वो रुकेगी, ठीक है। लेकिन ये काम इतना जल्दी हो रहा होता है कि हम उसको देख नहीं पाते, ठीक है। फिर जल्दी से जब वो नीचे की तरफ आएगी तो बहुत तेज़ी के साथ ज़मीन नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह क्या थी? ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही थी, तो वो तेज़ी से वो बॉल नीचे की तरफ आके गिरेगी। आई होप कि ये टर्म जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टर्म है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ज़मीन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कि ज़मीन के इर्द गिर्द का रीजन जिस पे वो फोर्स अप्लाई करती है किसी बॉडी पे, तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। ये आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ज़मीन किसी भी बॉडी को जितनी फोर्स के थ्रू अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। हमें पता है कि ज़मीन हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो ज़मीन किसी भी बॉडी को जितनी शिद्दत के साथ अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, जितनी फोर्स उस पर लगा रही है कि वो फोर्स ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो जितनी उस शिद्दत के साथ किसी मैस को अपनी तरफ खींचती है, तो उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। कि ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मैस, अब मैस के अकॉर्डिंगली ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी। जो छोटी चीज़ें हैं उनको उनके लिहाज से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, इसी तरह जो बड़ी हैं तो उस लिहाज से ज़मीन जो है उनको अपनी तरफ खींच रही होगी। ग्रेविटेशनल, चूँकि हमने ये पढ़ा था कि जो जी की वैल्यू है स्मॉल जी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, जो होती है 10 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मिलती जुलती टर्म है, लेकिन यहाँ पे चूँकि फोर्स का जिक्र आया हुआ है कि फोर्स है, वो फोर्स है जिससे ज़मीन किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, एक फोर्स लगा के, वो फोर्स कितनी शिद्दत के साथ लगाई जा रही है, उस फोर्स की का क्या मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा 10 न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है, फोर्स की वजह से, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैस ऑफ अर्थ। अब हमने ज़मीन के मैस को फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने सपोज कर लिया कि ज़मीन के सरफेस पे कोई बॉडी पड़ी हुई है जिसका मैस m है, और ज़मीन के मैस को कैपिटल M से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने ये जो बॉडी ली है वो ज़मीन के सरफेस पे ली है, ठीक है, ताकि डिस्टेंस वेरी ना करे, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे कोई बॉडी ज़मीन से दूर होती जाती है तो उसका फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी इफ़ेक्ट होगी, वो भी कम होती जाती है। तो इसलिए हमने इस बॉडी को ज़मीन के सरफेस पे ही रख लिया, और ज़मीन के सेंटर से इस बॉडी तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाएगा, उसको कैपिटल R से हमने शो करवाया हुआ है। सपोज कर लिया कि बॉडी जिसका मैस m है वो ज़मीन की सरफेस पे पड़ी हुई है, ठीक है। डिस्टेंस का भी मैंने बता दिया कि वो ज़मीन के सेंटर से उस बॉडी तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल R से शो करवाया। अब न्यूटन के यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन लॉ है उसके अकॉर्डिंगली जो फोर्स लग रही होगी ग्रेविटेशन की वो बराबर होनी चाहिए G, कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई d स्केयर, ठीक है। अब m1 यहाँ पे क्या है, एक मैस जो जिसको उस बॉडी का मैस है, ठीक है, और m2 क्या ज़मीन का मैस है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको हमने R से शो करवाया हुआ है, तो इसलिए हम उसका डिस्टेंस के स्केल की जगह R का स्केल लिख देंगे। पता है कि ज़मीन किसी बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है तो वो फोर्स उस बॉडी के वेट के बराबर होती है। तो यूँ हम लिख देंगे कि जो बॉडी की फोर्स लग रही है वो एक्चुअली उसके वेट की वजह से लग रही है, वो बराबर होगी mg के। इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करना है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो होगी mg इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब स्मॉल m दोनों साइड्स पे इक्वेशन के, तो ये कट जाएगा और रिड्यूस
जी। तो अब हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, कंपैरिजन के बाद आपके पास कुछ ये इक्वेशन आई। अब m दोनों साइड्स पे है तो कट जाएगा m, तो यहाँ से जो स्मॉल g की वैल्यू निकलेगी वो होगी कैपिटल G एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है एम ई को। तो इसके लिए जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो जी के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी। लेकिन इसी तरह एम के साथ जो टर्म है कैपिटल जी वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो लेफ़्ट साइड पे जाने के बाद वो डिवाइड होगी। यूँ हमारे पास जो मैथ्स का फार्मूला या मैथ्स के लिए जो इक्वेशन आएगी वो होगी मैथ्स ऑफ अर्थ के लिए स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी। अब इस इक्वेशन में हमने इन तमाम टर्म्स की वैल्यू पुट करनी। ठीक है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये तमाम वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यूँ हमारे पास जो है वो मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारी कांस्टेंट है, और आर 6.4 × 10⁻6 मीटर। इसी तरह कैपिटल जी बराबर होता है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये सारी इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट की, उनको सॉल्व किया। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है उसको मज़ीद, तो आपके पास जो एम ई की वैल्यू आएगी वो होगी 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻4 किलोग्राम। अब पॉइंट के पास 0 है तो इसका कोई इसकी वैल्यू नहीं है कि पॉइंट के पास 0, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यूँ हमारे पास जो मैस ऑफ अर्थ होगा वो बराबर होगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम के।